तो 2023 के एक डेटा के हिसाब से नीट के एग्ज़ाम में इसी 2023 में हमारे देश में 20,38,500 मतलब 20,38,500 स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे। 20,38,500 स्टूडेंट पूरे देश भर से नीट के एग्ज़ाम में बैठे, यानी वो सब डॉक्टर बनना चाहते थे। इनमें से 11,45,900 ने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, मतलब कि 11,45,900। तो 20 लाख में 11 लाख पास कर गए, ठीक ठाक परसेंटेज है। जबकि एमबीबीएस की कुल सीट जो है हमारे सरकारी कॉलेज में वो है सिर्फ 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 लाख बच्चे बैठे एग्ज़ाम में, 11 लाख पास कर गए, लेकिन जब रैंकिंग निकाली गई तो उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे ही ऐसे थे जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला। तो बाकी के 19 लाख स्टूडेंट फेल हो गए कॉलेज प्राप्त करने में, जबकि इनमें से 11 लाख पास कर चुके थे। लेकिन फिर भी उसमें से 10 लाख बाहर हो गए क्योंकि उनके नंबर कम थे और सिर्फ 1 लाख लोगों को एडमिशन मिला। अब वही 1 लाख डॉक्टर बनेंगे। ये तो हो गई नीट यानी डॉक्टरी की बात। अब दूसरा है जेईई। हमारे देश में इंजीनियर बनने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है, उसी तरह इंजीनियर बनने के लिए जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। 2022 अभी इस साल का डेटा मिला नहीं है, तो जेईई का 2022 का एक डेटा है। 2022 के इस डेटा के हिसाब से जेईई के एग्ज़ाम में देश भर से कुल 10,26,799 10,26,799 स्टूडेंट्स जेईई के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर हुए, यानी कि 10,26,799 स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने के लिए जो एग्ज़ाम ज़रूरी है उसमें बैठे, हिस्सा लिया। लेकिन इनमें से सिर्फ 2.5 लाख, ये फिर भी नीट के मुकाबले बेहतर है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स को ही अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिला, यानी 10 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख को मिला। बाकी के लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियर नहीं बन पाए क्योंकि उनको सरकारी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए और दाखिला नहीं मिला। तो ये तस्वीर है हमारे देश के उन 2 पेशे की, डॉक्टर और इंजीनियर, जिनकी हमारी कुल आबादी में जो हिस्सेदारी है वो 0.7% है। अब सवाल ये है कि इसी कोटा शहर से इसी जेईई और नीट के एग्ज़ाम के लिए इतने स्टूडेंट्स क्यों आते हैं? इस साल 2023 में वहाँ के डेटा के हिसाब से इस वक्त कोटा में करीब 3 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो कि जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अब तक के जो पिछले सालों के जो नतीजे आए हैं उसको देखते हुए ये बताया जाता है कि जितने भी इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं पूरे देश में, उसमें 8 से लेकर 10% तक जो कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोटा के कोचिंग सेंटर से आते हैं। और बाकी देश के जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सब के परसेंटेज 3-3 हैं, मतलब बाकी सेंटर्स के जहाँ पे वो बैठकर तैयारी करते हैं। लेकिन कोटा के हैं 8 से 10%। तो इसका मतलब है कि सक्सेस रेट कोटा का ज़्यादा है और यही वजह है कि कोटा एक फैक्ट्री बन गई और इस वक्त भी 3 लाख स्टूडेंट्स वहाँ तैयारी कर रहे हैं कि वो इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे। ये सारे डेटा आपके सामने इसलिए रखा कि कोटा में मुर्दा बचपन की गिनती जारी है। कल 15 अगस्त को जब देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब इसी देश का एक भविष्य, एक नौजवान, उसने खुदकुशी कर ली थी। और ये अभी पिछले 11 दिनों में ये चौथा मामला है। एक अभी हाल में आपको पूरी मैंने डिटेल में बताई थी। 4 अगस्त मनजोत सिंह, 5 अगस्त भार्गव मिश्रा, 10 अगस्त मनीष प्रजापति और 15 अगस्त वाल्मीकि प्रसाद जांगेड़। ये गया से था, तो कोई गया से, कोई यूपी से, अलग अलग जगहों से। तो 11 दिनों में ये चौथा मामला है मुर्दा बचपन का। पिछले 8 महीने में, यानी कि इस साल 2023 के जनवरी से लेके अगस्त तक, 15 अगस्त तक 22वां मामला है। 22 बच्चे हार चुके, जबकि पिछले 1 साल में 29 बच्चे हार चुके। पिछले 10 साल में 160 से ज़्यादा बच्चे हार चुके मतलब जिंदगी हार बैठे। अब मैंने बहुत डिटेल में उस दिन आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। आखिर कोटा में क्या है ऐसा जिसकी वजह से बच्चे कामयाब जवानी का सपना लेकर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जवान होने से पहले ही मुर्दा बचपन उनके हिस्से में आता है।
16, 17, 18 यही लगभग उम्र होती है जब बच्चे कोटा पहुंचते हैं 12वीं का एग्ज़ाम देकर, और फिर वहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनने की पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन ये जो डेटा है, ये आंकड़े हैं, ये डरावने हैं हर माँ बाप के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस कोटा से जो इस तरह की अफसोसनाक और बहुत ही अजीब सी खबर आ रही है कि बच्चों के अंदर ऐसा कौन सा खौफ और डर बैठ गया है कि जो हार जाते हैं ज़िंदगी से लड़ने की बजाय। और क्या ये जो ज़िंदगी का एक मतलब कहते हैं हम लोग कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन इम्तिहान तो ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो फिर क्यों इस एक इम्तिहान की वजह से इस तरह से बच्चे ये कदम उठा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि कोटा में एक एक करके बच्चे इस तरीके से अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं? मेन खास इसके पीछे, सबसे पीछे क्या वजह है? क्या इसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? गलती किसकी है? बच्चों की है, पेरेंट्स की है, कोचिंग सेंटर्स की है, या फिर सिस्टम की है? और सरकार इस पर क्या कर रही है? तो मुझे लगा ये सारी चीज़ों के बारे में आप तक, क्योंकि हर माँ बाप जिनके बच्चे होते हैं तो आजकल डर लगता है बच्चों को डांटते हुए भी, पढ़ने के लिए बोलते हुए भी, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर है उनके ऊपर, उस प्रेशर को समझना और उस प्रेशर का हल दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स हैं कोटा में ही, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने इस सारी चीज़ों पर एक डिटेल रिसर्च किया। करीब 400 स्टूडेंट्स, 400 बच्चों के दिमाग को, उनके रूटीन को, उनके सब्जेक्ट को, उनके करिकुलम को, उनकी पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके, उनके दबाव, तनाव, प्रेशर, इन सब चीज़ के बारे में बारीकी से अध्ययन किया। और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने फिर इन 400 बच्चों के ऊपर अपना ये सारा रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि आखिर कोटा में क्यों मासूम बचपन हार रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे ये कदम उठा रहे हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है और क्या इसे वाकई रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें चूँकि उनकी एक बड़ी मेहनत है और ये बहुत सारे आप लोग सवाल भी पूछते रहते हैं, तो अब 15 अगस्त को एक फिर अफसोसनाक खबर आई, तो मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूरी है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा के ज़रिए आपको समझाऊं कि आखिर ये कोटा फैक्ट्री जो बन गया, इसके आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे बच्चे इस तनाव दबाव से बाहर निकलेंगे, कैसे माँ बाप का उनके ऊपर दबाव और प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए कोटा से डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े और मैंने बहुत सारे लोग, क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने कुछ सवाल भी भेजे थे जब ये कहानी सुना रहा था इससे पहले भी, तो उसे भी मैंने अपने साथ शामिल किया है। और आज कोशिश यही है कि ये बच्चे क्या सोचते हैं, इनके साथ ऐसा क्या होता है, इन पर क्या बीतती है, क्या पढ़ाई लिखाई का तनाव दबाव इतना ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि कोटा फैक्ट्री से ही ऐसी अफसोसनाक खबर क्यों आती है। तो इन सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है कि आज मिल जाएगा और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के ज़रिए मिलेगा। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा से बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2020 से लेकर अगस्त 2023 तक इन्होंने कोटा में पढ़ने वाले करीब 400 बच्चों के ऊपर एक तरह से रिसर्च किया, वही जानने के लिए कि आखिर इस कोटा जो कोटा फैक्ट्री हो गया है और लगातार इतने सारे बच्चों के इस तरीके से मुर्दा बचपन की कहानियाँ सामने आ रही हैं। सिर्फ पिछले 11 दिनों में 4 बच्चे, इससे पहले 8 महीने में 22, पिछले 1 साल में 29 और लगभग 10 सालों में 150 से ऊपर बच्चों ने अपने हाथों अपनी जान दे ली। तो डॉक्टर साहब, जो सारे लोग, पूरी क्राइम तक फैमिली भी जानना चाहती है और मैं भी, कि आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आखिर कोटा में ऐसा क्या होता है कि एक बच्चा 16, 17, 18 साल का पहुंचता है और फिर पूरी जिंदगी उसकी बदल जाती है। पर इसकी जो मुख्य वजह है वो 6 वजह प्रकाश में आई है, और इन 6 वजह में से भी जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है एकेडमिक प्रेशर। पढ़ाई का जो प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं कंपटीशन, वो यहाँ कंपटीशन ना होकर क्रेजी कंपटीशन बन गया है। और ये क्रेजी कंपटीशन का जो स्ट्रेस है, बच्चे केवल 15, 16, 17, 18 साल के हैं, वो इतने मैच्योर नहीं है, वो इससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ अन्य वजह भी हैं, जैसे कि जी, आपने 6 वजह बताई, वही मैं जानना चाहता हूँ, बाकी की वजह क्या है डॉक्टर साहब? सर कुछ अन्य वजह भी हैं, जैसे कि फैमिली फैक्टर्स में कुछ फैमिली के जो भी कारण हैं वो सामने आते हैं। फिजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मेजर लाइफ इवेंट
जीवन में कुछ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे व्यक्ति कोप अप नहीं कर पाता है, वो भी इनके मुख्य वजह हैं। लेकिन अगर कोटा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो कोटा में एकेडमिक प्रेशर और फैमिली फैक्टर्स, ये दो मुख्य वजह यहाँ पे सामने आ गई हैं। डॉक्टर साहब, आपने 2020 में ये क्यों सोचा, कब कैसे ख्याल आया आपको कि मुझे इस बारे में रिसर्च करना है, मुझे इन बच्चों के बारे में और यहाँ जो कुछ हो रहा है, मतलब इस ख्याल के आने के पीछे की कोई कहानी होगी आपके पास? जी सर, बिल्कुल। मैंने सर अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था वो एफएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से ही किया था, और वो भी साइकेट्रिक नर्सिंग में ही मैंने किया था। वो मैंने 2012 में कर लिया था। उसके बाद मेरा पीएचडी करने का मन था, लेकिन मैं कुछ एक अच्छा विषय तलाशना चाह रहा था कि मैं एक अच्छे टॉपिक के ऊपर करूं। और मैंने देखा कि कोटा में आए दिन मैं देखता था, समाचार पत्रों में प्रकाशन होता था कि आज इस बच्चे ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, आज इस बच्चे ने ये कर लिया, आज बच्चे ने वो कर लिया। तो फिर मेरा एक जिज्ञासा मेरे अंदर जागृत हुई कि मैं क्यों ना यही जानने की कोशिश करूं कि आखिर क्या कारण है जो कोटा के बच्चे इतना कोचिंग, ये यूथ हम जिनको कहेंगे सर, ये यूथ इस तरफ इस नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन कारणों को जानना चाहता था मैं। इनके वार्निंग साइंस, जो आत्महत्या के जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, मैं उनको जानना चाहता था। और मैं ये भी जानना चाहता था कि आखिर हम इसके बचाव के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने सर इस टॉपिक को चुना। आपने इस टॉपिक को चुना, जाहिर सी बात है आप बहुत सारे बच्चों से भी मिले होंगे। जी सर, बिल्कुल। मैंने काफी सारे बच्चों का काउंसलिंग सेशन लिया, उनसे मैंने बात की, विचार विमर्श किया। और इनकी जो काउंट था, इनका जो साइज था वो 400 था। तो इनमें से बहुत सारे बच्चों से जब आप मिले, करीब 400 आप बता रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें लगी आपको सीधे बात करके, इन बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, क्यों वो इतना मतलब इतनी कम उम्र में ऐसा कदम उठाते हैं? आपसे इनको बातचीत करने के बाद जी सर, बिल्कुल। जब सर ये बच्चे मुख्यतः बाहर के परिवेश, जो छोटे बच्चे हैं, 15 से 18, 15 से 20 साल के बच्चे हैं। और ये जो बच्चे थे सर, ये हमेशा अपने माता पिता के साथ रहे, दादा दादी के साथ रहे, संयुक्त परिवार में ये रहे। लेकिन यहाँ ये एकदम जब आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आते हैं, तो इनको एक अलग ही वातावरण प्रदान किया गया। एक रूम मिला इनको, जिस रूम के अंदर इनको पढ़ना था, वहां से इनको कोचिंग में जाना था। वहां ना कोई इनके मम्मी थी, ना इनके कोई फादर थे, ना इनकी दादा थी, ना इनके दादी थे। जो इनके रूममेट थे या जो इनके सहपाठी थे, उनको भी ये जानते नहीं थे। कि भाई इनका एक 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 फैक्ट्री होती है ना, उसके तरह इनका शेड्यूल हो गया था। सुबह उठना है, कोचिंग में जाना है, 2 बजे कोचिंग से आना है, खाना खाना है, फिर दोबारा से हमको हमारा रिवीजन करना है। एक रूटीन सेट हो गया था। इस रूटीन के चलते हुए कुछ बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से थे और कुछ अति मध्यम वर्ग परिवार से थे। जब पढ़ाई का बोझ धीरे 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 बढ़ता गया और इनको लगा कि हम इस बोझ से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने अपने उस एकेडमिक प्रेशर को ज्वाइंट कर लिया अपने सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर के साथ। सोशियो इकोनॉमिक मतलब, मेरे फादर ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, खेती करते हैं, किसान हैं, दुकान चलाते हैं, इतना पैसा नहीं था, बड़ा पैसा लगा के मुझे भेजा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं स्टडी में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अब क्या होगा, मैं मम्मी को क्या कहूंगा, मैं पापा को क्या कहूंगा। ये उन्होंने अपने अंदर स्वतः ही एक भावना विकसित कर ली, बिना अपने माता पिता से बात किए हुए। और ये ही भावना उनको धीरे धीरे डिप्रेशन या फिर कुछ नकारात्मक सोच की तरफ ले गई। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, माँ बाप ने बड़े मेहनत से भेजा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब कोटा पहुंचता है कोचिंग के लिए, तो इस पूरी कोचिंग का जो उनका अपना एक सारा हिसाब किताब होता है, कितना खर्च आता है एक बच्चे के ऊपर, एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए जो कोचिंग आती है? सर इसका आइडिया मुझे पूरा नहीं है, पर जहां तक मैं जानता हूँ कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए तो कोचिंग में फीस ही होती है बच्चे की। और फिर प्रति माह कुछ 10,000 रुपए ये हॉस्टल में रहने खाने का बच्चा देता है, किताब कॉपी का अलग होता है। तो मोटा मोटा हम मान के चलें कुछ 4 लाख रुपए तो बच्चे का खर्च हो ही जाता है। 4 लाख रुपए। और बच्चों का, जैसे आपने कहा कि कोटा फैक्ट्री ही टाइप है कि फैक्ट्री में जैसे सायरन बजता है, चलो काम पर। तो यहाँ पे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यहाँ संडे को भी बच्चों को छुट्टियाँ नहीं मिलती, बल्कि उनका टेस्ट होता है, एग्जाम लिया जाता है। तो मतलब 7 दिन 365 दिन बस आपको या तो क्लासरूम में होना है या कमरे के अंदर भी बस सिर्फ पढ़ते रहना और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। जी सर। सर अभी प्रशासन ने इस तरफ काम करना शुरू किया है, और अभी कोटा प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि प्रति 7 दिन के अंदर इनका इवैल्यूएशन टेस्ट ना होकर 15 दिन में इनका एक बार टेस्ट किया जाए। लेकिन हाँ, ये इस तथ्य को अभी हम नहीं नकार सकते कि ये बात सही है कि बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हम ये प्रपोज करते हैं कि अगर हम प्रतिदिन सर एक ही एक्टिविटी को करते रहेंगे तो कुछ समय के पश्चात वो एक्टिविटी नीरस हो जाती है।
उसमें व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। यदि इसी एक्टिविटी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा हम बदल के दें, जैसे कि आप प्रति दिन जब 8 घंटे का इनका कोचिंग होता है, उसमें अगर आधा घंटे सुबह और आधा घंटा शाम को अगर हम मेडिटेशन सेशन कर दें, प्रतिदिन अगर हम ऐसा कर दें, तो इसमें बहुत चेंज आ सकता है। प्रति संडे हम एक स्पेशल इनकी क्लास लगा सकते हैं, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है, सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, डिबेट कंपटीशन हो सकता है, बच्चा अपनी बात लिख सकता है, या हम कोचिंग में कुछ पोस्टर लगा दें, ब्लैंक पोस्टर, जिसमें बच्चे को अलाउ करें कि कोई भी बच्चा उसके ऊपर कोई भी लाइन लिख के जाए जो उसके मन में आ गई है, कि हम एक दिन हम ऐसी ही गतिविधि करवाएं, तो बच्चे के अंदर कुछ हटके चीज होगी, बच्चे के अंदर आनंद की प्राप्ति होगी, बच्चा एक नए वातावरण का अनुभव करेगा। और जब बच्चा एक नए वातावरण का अनुभव होगा, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, पॉजिटिविटी उसका स्थान लेती हुई जाएगी। लेकिन अभी क्या है, अभी केवल एक ही चीज है, सुबह से उठकर शाम को पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और उसमें कोई नई चीज नहीं हो गई है। तो आप जी यही चीज देखें, जब बच्चा घर पर रहता है, जी जी जब बच्चा घर पर रहता है तो वो स्कूल जाता है। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में सुसाइड के केस इतने नहीं होते, पढ़ाई वहां भी होती है। कारण ये है कि जब वो माता पिता के साथ रहता है, खाना खाता है, उसके बाद वो कहीं अपने 5 मिनट अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी चला जाता है, माता से बात करता है, पिता से बात करता है, कुछ अन्य गतिविधि में भी लिप्त रहता है, तो उसका ध्यान 4 दिशाओं में डाइवर्ट हो जाता है। और जब 4 दिशाओं में डाइवर्ट हो जाता है, तो एनर्जी भी 4 दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक ही दिशा के अंदर जा रही है, और वही एनर्जी जब उसका हमारा रिजल्ट नहीं निकलता, तो वो नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है, और वो नेगेटिव एनर्जी बच्चों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर देगी। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैंने सुनी है, वो ये कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं बेहतर रिजल्ट के लिए, कि देखो हमारे कोचिंग सेंटर से इतने इंजीनियर निकले, इतने डॉक्टर निकले, एक तरह से बच्चों को जेल खाने में रखते हैं कि अगर वो बाहर भी जाते हैं तो उन्होंने बाउंसर या फिर चौकीदार इस टाइप के लोगों को हायर कर रखा है कि अगर वो चाय की टपरी पर गया तो वहाँ पे ज़्यादा देर ना बैठे, उसको फिर वापस लेकर आते हैं, या कहीं और गया तो नज़र रखते हैं, जाने आने नहीं देते हैं। ये कितना सच है? सर, जितना मेरे संज्ञान में है ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह का माहौल नहीं है। बच्चे बाहर घूमते भी हैं, बैठते भी हैं, चाय पानी भी पीते हैं। केवल अगर कुछ थोड़ी बहुत सख्ती होती है तो वो केवल उनकी सिक्योरिटी को लेके होती है, क्योंकि बच्चे बाहर से अनजान होते हैं, और अगर मान लीजिए बाहर पर कुछ असामाजिक तत्व मौजूद हैं तो उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उनका थोड़ा बहुत जो उनके हॉस्टल संचालक होते हैं वो उनको हिदायत देते हैं, बच्चों बाहर मत घूमो रात में, या बता के जाओ। बाकी इस तरह का कुछ है नहीं कि उनको बंद करके रखा जाता है। इस तरह की तो कोई गतिविधि मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या क्या रीज़न है। अब एक जो सबसे अहम सवाल वो ये कि आखिर ये जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं एक कामयाब भविष्य के लिए, जिनको माँ बाप भी भेजते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो हार जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी भी हार जाता है, इन चीज़ों को रोकने के लिए और बच्चे ऐसे कदम ना उठाएं, आपकी नज़र में, चूँकि आपने 400 बच्चों के ऊपर स्टडी किया है, आपकी नज़र में ऐसे क्या क्या चीज़ें, ऐसे क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके? और इसमें हम मुख्यतः 2 चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। एक तो बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं, एक बच्चे की जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में फैमिली या टीचर्स, कोचिंग संचालक ये हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बच्चे के ऊपर अगर हमको काम करना है तो सर हमको बच्चे का यूथ, जो बच्चा जो यूथ है, उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट करने के लिए हमको 6 पॉइंटों पे काम करना पड़ेगा, जिनको हम 6C बोलते हैं। जैसे कि हम इनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, इनके कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के साथ इनके अंदर कॉम्पिटेंसी भी आनी पड़ेगी। अगर कॉन्फिडेंस आ गया और कॉम्पिटेंट ये बन गए, तो सर क्या होगा, इनके अंदर कम्युनिकेशन की भावना अपने आप आ जाएगी। कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन होने के साथ साथ सर इनके अंदर कैरेक्टर बिल्डअप करना पड़ेगा हमको, कॉन्ट्रीब्यूशन इनको बिल्डअप करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, हर किसी के लिए। बच्चा अभी क्या सोचता है कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे केवल पढ़ने भेजा गया है, मुझे रिजल्ट देना है, अगर मैं रिजल्ट नहीं दे पाया तो मैं फेल हूँ। ऐसा नहीं है, उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपका समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। केयरिंग केयरिंग करनी पड़ेगी। केयरिंग में इनके प्रति हमको अपना इमोशन, लव, ये हमको शो करना पड़ेगा। अगर हम ये सब कुछ कर पाए तो हम यूथ का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ हमको इनके एनवायरमेंट, मतलब इनके माता पिता, समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको वेल बीइंग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। परिवार को भी समझाना पड़ेगा कि केवल एक दिशा में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आंख मूंद कर आगे बढ़ना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको चारों दिशाओं में देखना है, चारों दिशाओं में आपको आगे देखते हुए आगे बढ़ना है। बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाना है, बच्चे के प्रति आपको प्रेम दिखाना है, बच्चे के प्रति आपको सम्मान दिखाना है, रेस्पेक्ट दिखाना है। तो ये दोनों तरफ से करना पड़ेगा सर।
आपने सिक की बहुत अच्छी बात की, उसमें एक केयरिंग भी आपने बताया। इसमें से जितने भी केस स्टडी आए हैं, उस केस स्टडी में जो पुलिस और बाकी लोगों ने जो तफ्तीश की, छानबीन की, अभी जैसे लास्ट मंथ ही हुआ था, एक ऐसे ही मामला आया था जिसमें यह था कि एक बच्चे के पिता उससे मिलने के लिए आए और शायद वो एक एंट्रेंस में या जो टेस्ट था उसमें बैठा नहीं और उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक से कर नहीं रहा था। उसके पिता ने उसको डांटा और चले गए और उनके जाने के बाद फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो जब ये बात वहाँ के जो हॉस्टल के इंचार्ज थे उनको पता चला तो उन्होंने पूछा था कि आपने उसको डांटा तो हमें बताना चाहिए था। तो इसमें माँ बाप का रोल बहुत बड़ा नहीं हो जाता अपने बच्चों को वहाँ भेजने के बाद कि उसकी हर चीज़, क्योंकि हर बच्चा तो ब्रिलियंट नहीं हो सकता और हर बच्चा भी क्लियर नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो केयरिंग वाली आपने बात की, इसमें माँ बाप का रोल कितना बड़ा होता है आपकी नज़र में? पर जो एक बच्चा होता है, इसका जो पहला शिक्षक होता है वो इसकी माता और पिता ही होते हैं। तो बच्चा जब शिक्षा लेने आया है तो इसका जो पहले शिक्षक है वो तो इनके माता पिता ही हैं। तो माता पिता का रोल तो सबसे अहम हो जाता है। अब माता पिता देखिए फिर डांट रहे हैं उनको, पहले उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी क्या है। हर बच्चा फिर अब्दुल कलाम नहीं बन सकता है, हर बच्चा आगे इतना आगे नहीं जा सकता है, लेकिन हर बच्चे बहुत सारी चीजें हैं फिर, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आज हम देखें तो आप देखें फिर हमारे देश में हमारी इतनी बड़ी जो है डांसर हुई सुधा चंद्रन जी। आज आप किसी चीज पे अगर आप किसी चीज में अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि ईश्वर ने उनको उनको हाथ नहीं दिए हुए थे, लेकिन वो अपने पैरों से ही इतनी अच्छी चित्रकारी करके दिखा देते हैं। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा एक चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो बच्चे का स्किल दूसरे क्षेत्र में आगे यूज किया जा सकता है। माता पिता को इमोशन और केयर शो करना पड़ेगा। वो बच्चा जो 15 साल तक माता पिता के साथ रहता है, माता पिता उसको बहुत ज्यादा इमोशन, बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, लेकिन वही बच्चा जब 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए कोचिंग में आता है और उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो वही माता पिता एक दूसरा रूप धारण कर देते हैं और उस बच्चे के इमोशंस को समझे बिना, उस बच्चे की कैप समझे बिना उसके ऊपर प्रेशर 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 बनाए जाते हैं। बच्चा इस तरह का जब देखता है कि माता पिता का एकदम ही व्यवहार चेंज हो गया है, तो वो ये नहीं, वो उसका क्या होता है, पापा मुझे प्यार नहीं करते, मम्मी मुझे समझ नहीं रही है, ऐसा उसके मन में भावनाएं आने लग जाती हैं। वो किसी से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके तो फ्रेंड वही होते हैं, उसके पहले मित्र तो वही होते हैं, और जब वो उन्हीं से शेयर नहीं कर पा रहा है तो वो घुटता रहता है, घुटता रहता है। हमें इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि वो बच्चा किसी ना किसी से तो अपनी मन की बात शेयर करे। माता से शेयर करे, पिता से शेयर करे, छोटे भाई से शेयर करे, बहन से शेयर करे, अपने किसी ऐसे मित्र से शेयर करे जो उसका मजाक नहीं बनाए, उसकी बातों को समझे, उसकी बातों को गंभीरता से समझ के उसका निदान करने की कोशिश करे। और जब फिर हम ये चीज समझने लग जाएंगे और हम उस बच्चे के परेशानी में हम भागीदार बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी बच्चा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बच्चा ये नकारात्मक कदम नहीं उठाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बल्कि मैंने अभी ये पढ़ा एक जगह पर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भी कोटा में ये बढ़ते इंसिडेंट के ऊपर चिंता जताते हुए कहा था कि वो खुद एक वक्त में डॉक्टर बनना चाहते थे और रात रात भर पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम में फेल हो गए, डॉक्टर बने नहीं। बाद में वो पॉलिटिक्स में चले आए, अभी सीएम है, इससे पहले सेंटर में भी मिनिस्टर रहे। तो बच्चों को माँ बाप जो एक तरह से भेज कर बस ये है कि एक फैक्ट्री में भेज दिया, अब तुम यहीं जुटे रहो और मुझे तो तुमसे ये रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि एक डेटा है जिसके हिसाब से जेई के एग्ज़ाम 2023 का है डॉक्टर साहब, कि करीब 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे और सिर्फ 1 लाख सीट थी, तो 19 लाख तो इधर उधर हो गए। और डॉक्टर और इंजीनियर का जो परसेंटेज है अपने देश में वो सिर्फ पूरी आबादी के हिसाब से 0.7% है। वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है। आपको लगता है कि सिस्टम जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो अलग अलग प्रोफेशन है उसमें भी सुधार की ज़रूरत है? सर बिल्कुल, और एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी तरह से आईआईटी और जेईई में भी सुधार हो रहा होगा। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार हो रहा है। मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर, केवल अभी समाज में इस चीज का ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि केवल बच्चा जो है वो नीट करके डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं है सर। मेडिकल में बहुत विकास हुआ है, बहुत सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। बच्चा पैरामेडिकल में जा सकता है, बच्चा नर्सिंग में जा सकता है, बच्चा फार्मेसी वाले क्षेत्रों में जा सकता है, बच्चा बहुत सारे क्षेत्रों में जा सकता है। केवल इन क्षेत्रों की जानकारी इनके परिवार को नहीं है, या फिर ये केवल एक माइंड फोकस कर देते हैं कि नहीं हमें तो केवल नीट ही करवानी है। तो देखिए सर, हर परिवार में, हर घर में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता। कुछ नर्सिंग क्षेत्र में भी जाएंगे, कुछ पैरामेडिकल क्षेत्र में भी जाएंगे। आज अगर मैं बीमार हो जाता हूँ या आप बीमार हो जाते हैं तो हमें दवाई लेने के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है सर।
हमें इंजेक्शन लगवाने के लिए नर्सिंग पर्सनल की आवश्यकता होती है, तो हमें क्षेत्र में हर व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। तो हमें हर चीज की तरफ हमको फोकस करना चाहिए कि केवल नीट या एमबीबीएस करना अगर आप एमबीबीएस में आपका सिलेक्शन हुआ 19 लाख का, कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, क्षेत्र बहुत खुल जाते हैं। अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो वहां भी नर्सिंग का इतना अच्छा स्कोप है, इतनी अच्छी रैंकें हैं। तो अगर हम बच्चों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें कि यहाँ नहीं तो इस तरफ सही, आप इधर से आगे बढ़ें, तो देखिएगा फिर निश्चित ही बच्चे को जब एक लक्ष्य दिखाई देगा, एक मुकाम दिखाई देगा और बच्चे के आगे संभावनाएं ज्यादा दिखाई देंगी, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सर। जब हम जी कपड़े खरीदने जाते हैं किसी शोरूम पे, आप इस चीज को मान लीजिएगा सर, चाहे वो कितना भी अच्छा कपड़ा हो, लेकिन अगर उन्होंने आपको एक पीस ही दिखाया तो जनरली आपके मन में आएगा कुछ और दिखाइए, अन्यथा हम किसी दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, चाहे वो पीस कितना भी अच्छा हो। सेम वही चीज है, अगर हम केवल नीट 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 करते रहेंगे तो फिर होगा क्या, हमारे मन में उस चीज के लिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेशन डिप्रेशन निराशा पैदा होती चली जाएगी। लेकिन यही अगर हम ये कहें कि आपके पास नीट का ऑप्शन है, आपके पास नर्सिंग का ऑप्शन है, आपके पास पैरामेडिकल्स का ऑप्शन है, फार्मेसी का ऑप्शन है, अगर ये सारे ऑप्शन हम कोचिंग्स पे अगर बच्चे को डिस्प्ले करें, बच्चे को इनकी जानकारी मिल जाए, तो बच्चे के अंदर संभावनाएं, उत्साह और बच्चे को आगे बढ़ने की जो जो संभावनाएं वो बढ़ती चली जाएंगी। बच्चे के अंदर नेगेटिव और नकारात्मकता कम होती चली जाएगी। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपने वाकई बहुत अच्छी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया क्राइम तक के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सही कहा कि अगर आप सिर्फ नीट या फिर आप जेई इसी तरफ भागते हैं, जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, उनका ड्रीम था आईएएस बनना या आईपीएस बनना, नहीं बन पाए, इसके बाद वो बैंक में और कहीं नौकरी करने की हालत में नहीं होते थे, कहते थे नहीं यार बस वही करूँगा, अब इधर उधर कहाँ जाऊँगा, घर वाले क्या कहेंगे। बहुत सारे पेशे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी एक बच्चा कामयाब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, उसे बताएं कि ज़िंदगी सिर्फ नीट या जेई का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और दुआ यही है कि बस जो मासूम बचपन है, जो जिस तरीके की उससे हम लोग उम्मीद करते हैं उतनी ही उम्मीद करें, दबाव ना बनाएं। और एक कामयाब ज़िंदगी का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होता है, जैसा कि कहा बहुत सारे ऐसे पेशे होते हैं और सिर्फ 0.7% हमारी आबादी के हिस्से में ये इनकी हिस्सेदारी है, डॉक्टर और इंजीनियर की। तो एक बच्चे को वो क्या चाहता है उसके हिसाब से फैसला लेने का उसको हक होना चाहिए, और उसे लगता है कि ये चीज़ें वो नहीं कर पाएगा तो माँ बाप को भी दबाव उस पर नहीं डालना चाहिए। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज समीर पात्रे, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समीर। और ये श्रवण पात्रे ने भेजा है। इसके अलावा भरत तुलसियानी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भरत जी। हिफ्ज़ा नाज, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिफ्ज़ा। और ये जैबुन निशा और इम्तियाज़ अंसारी उनकी बिटियाँ हैं। साथ ही मिथिलेश सोनाली, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मिथिलेश। और ये मलिकाना ने भेजा है। इसके अलावा सबान अहमद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सबान। और सलमान अहमद ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों का बर्थडे देश की आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त को भी थी, और कल कहानी तो सुना ही नहीं क्योंकि कल मैंने भी छुट्टी मारी थी। तो उनमें से एक हैं आज़ाद गुर्जर, इनका जन्मदिन भी 15 अगस्त को था, तो है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आज़ाद जी। साथ ही राम स्वरूप इंदौरिया, आपको भी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सरस्वती सुथार, इनका भी जन्मदिन था कल, तो हैप्पी बर्थडे सरस्वती जी। और ये मनोहर राजपुरोहित ने भेजा है। देवी प्रसाद देवांगन, आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा निहाल नसर, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे निहाल। सुजाता, आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा डे प्रजापति, हैप्पी बर्थडे आपको भी बिलेटेड। और ये अल्पेश ने भेजा है। मास्टर अनिरुद्ध मिश्रा, इनका भी जन्मदिन कल था, तो हैप्पी बर्थडे अनिरुद्ध। और ये अमरनाथ मिश्रा जी ने भेजा है। साथ ही गंगा, इनका भी जन्मदिन कल था, हैप्पी बर्थडे गंगा। और राज ने भेजा है। इसके अलावा दिव्यांका बैनर्जी, इनका भी जन्मदिन कल ही था, तो हैप्पी बर्थडे दिव्यांका। और संदीप बैनर्जी ने भेजा है। भरत रोहनकर, इनका भी जन्मदिन कल था, तो हैप्पी बर्थडे भरत। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, हैप्पी बर्थडे राजेंद्र जी आपको भी। जीशान कासिम, हैप्पी बर्थडे जीशान आपको भी। और ये इसरार अहमद ने भेजा, उनके बेटे हैं। ऋषभ चौधरी, इनका भी जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ। और ये अर्जुन चौधरी जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही अभिजीत प्रकाश, इनका भी कल जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे अभिजीत।
तो आज कहानी में इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा आज की कहानी पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।